पिछली पुनरावृत्ति कक्षा में हम लोगों ने प्रत्यक्ष प्रारंभ किया हुआ था। जो कारण थे, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञान जो है यह प्रारंभ हुआ था। इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का, निर्विकल्पक, सविकल्पक, इस पर चर्चा हो गई थी। आज हम लोग चर्चा करते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारी पंक्ति प्रारंभ होती है। देखिए, अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पर चर्चा हम लोग क्यों करें, तो देखते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध। क्योंकि जो प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है, हम प्रत्यक्ष ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु है वह क्या है? वह है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु कौन है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इसलिए हम प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, उस पर चर्चा करेंगे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या है, पिछली कक्षा हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है, उनका जो आपस में मेल है, जो उनका संयोग है। सन्निकर्ष को संयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सन्निकर्ष में एक भाग है संयोग। तो सन्निकर्ष था तो उसका आपस में मेल, जिसके कारण हमें ज्ञान होता है। तो इंद्रिय हमारे पंच ज्ञान इंद्रियां हैं। उन पंच ज्ञान इंद्रियों का उनके अर्थ से संयोग। जैसे चक्षुर इंद्रिय है, तो चक्षुर इंद्रिय का घट से संयोग, घट से संयोग, घड़े से संयोग। घड़ा जो द्रव्य है वह उसका अर्थ है। क्यों? क्योंकि चक्षुर इंद्रिय का अर्थ क्या है? रूप। तो घड़ा का जो रूप, उससे संयोग। श्रवण इंद्रिय का शब्द के साथ सन्निकर्ष। ठीक है। इस और जो घ्राण इंद्रिय है उसका गंध के साथ सन्निकर्ष। त्वग इंद्रिय है उसका स्पर्श के साथ सन्निकर्ष। यह यही प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है। तो यह प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु जो है यह कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, यह इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध, यह 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय, विशेषण विशेष भावश्चेत। यह 6 प्रकार के होते हैं। क्या? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष इन्हीं 6 के अंतर्गत होगा। जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है इन्हीं 6 सन्निकर्ष के अंतर्गत ही रहेगा, जितने भी प्रत्यक्ष ज्ञान हमें होंगे। और वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कौन कौन सा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष किस इंद्रिय के साथ कैसा होता है, यह हम देखते हैं। तो संयोग, पहला है संयोग सन्निकर्ष। पहले पिछले पुनरावृत्ति कक्षा हमने बताया था संयोग। सबसे पहले संयोग को हम समझ लेते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। तो संयोग किसे कहते हैं? संयोग सन्निकर्ष कैसे होता है? चक्षुषा घट प्रत्यक्ष संयोग सन्निकर्ष। चक्षुषा तृतीय वचन का रूप है। चक्षु के द्वारा घट प्रत्यक्ष जनने, घट के प्रत्यक्ष के जनन में, घट के प्रत्यक्ष का जब ज्ञान होता है तो वहां पर कौन सा सन्निकर्ष होता है? संयोग सन्निकर्ष होता है। जब चक्षु के द्वारा, हम आंखों के द्वारा घट को देखते हैं तो घट संबंधी ज्ञान होता है हमें। तो उस घट संबंधी ज्ञान में, ज्ञान के उत्पत्ति में कौन सा सन्निकर्ष हेतु होता है? तो संयोग सन्निकर्ष। कैसे होता है? तो चलिए हम देखते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं तो देखिए, यह है हमारा चक्षु। ठीक।
ये हमारा चक्षु है। इस चक्षु के द्वारा इस घट को देखना है। ठीक। तो हम जानते हैं कि दो द्रव्यों में केवल संयोग सन्निकर्ष होता है, केवल संयोग होता है उसमें। तो चक्षु भी एक द्रव्य है और घट भी एक द्रव्य है। अब चक्षु और इस घट का संयोग कैसे हो सकता है? क्योंकि संयोग होने के लिए कि दोनों को पास में आना होता है। जैसे दो द्रव्य हमने लिए, दो पुस्तकें हमने लिए, पुस्तक द्रव्य है, पुस्तकों को हमने आपस में चिपका दिया, दोनों का संयोग हो गया। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाते समय एक ईंट को दूसरी ईंट से हम सीमेंट इत्यादि से चिपकाते हैं, तो दोनों को पास में आना होता है ना। एक ईंट को 1 मीटर दूर रखिए, दूसरी ईंट को 1 मीटर दूर रखिए, बीच में कोई सन्निकर्ष का हेतु न हो, तो क्या उसमें संयोग हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यह चक्षु के द्वारा घट का संयोग कैसे हो सकता है? क्या आंख जो है घट के पास जाकर के संयोग करता है क्या? घट को आंख से हम स्पर्श कराते हैं क्या? नहीं कराते हैं। तो यह संयोग कैसे सन्निकर्ष हुआ चक्षु के द्वारा घट के प्रत्यक्ष में? यह प्रश्न मन में आना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर ये है, कहा जाता है कि जो चक्षुर इंद्रिय है, यह जो आंख हमें दिखती है, यह इस आंख से हम नहीं देखते हैं, बल्कि इस आंख में चक्षुरिंद्रिय सूक्ष्म रूप में विद्यमान होती है। चक्षुरिंद्रिय क्या? सूक्ष्म रूप में विद्यमान होती है। ठीक। तो वह चक्षुरिंद्रिय यहाँ घट के पास आता है, घट के पास आता है ना। इसमें क्या प्रमाण है? अगर यह चक्षुरिंद्रिय घट के पास नहीं आता, तो यदि बीच में दीवाल होता, तो बीच में दीवाल के कारण यह इसको नहीं देख पाता है। कारण क्या है? इसके जाने में बाधा है। जैसे हवा चलती है तो हम कोई अ, अवरोधक लगा देते हैं तो हवा नहीं आती है। जैसे दीप जलता है तो दीप के चारों ओर कुछ न हम लगा देते हैं, जैसे शीशा रख दिए, तो हवा वहां पर नहीं जा रही है। उसी प्रकार से यह इंद्रियां क्या है? जाती हैं। चक्षुरिंद्रिय जाता है, चक्षुरिंद्रिय जाती है घट के पास। जिसको हम देखते हैं चक्षुरिंद्रिय वहां पर जाती है, उसके पास संयोग करती है। यह जो आंख हमारे शरीर में है, यह आंख नहीं है, यह आंख है स्थूल। जो इंद्रियां हैं वह सूक्ष्म होती हैं। इंद्रियों को सूक्ष्म शरीर में गिना गया है ना, स्थूल शरीर में नहीं। इंद्रियां क्या है? सूक्ष्म होती हैं। वह जो चक्षुरिंद्रिय सूक्ष्म रूप में है, वह चक्षुरिंद्रिय जाती है घट के पास, घट से संयोग होता है उसका। घट से जब वह मिलता है, वह चक्षुरिंद्रिय जब मिलती है घट से, तब हमें घट का ज्ञान होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि अधिक दूर है तब भी हमें ज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि चक्षुरेंद्रिय वहां तक नहीं जा पाती। जितनी शक्ति है उसकी वो वहीं तक जाएगी, इंद्रिया इंद्रिय वहीं तक जाएगी। ठीक। तो चक्षुरेंद्रिय यहाँ तक आती है, घट से उसका संयोग होता है। तब हम घट को जानते हैं कि हाँ यह घट है। केवल घट को हमने जाना भी। चक्षुरिंद्रिय के द्वारा जब संयोग हुआ घट से, तो हमने यह जाना कि यह घट है, यहाँ पर घड़ा रखा हुआ है। अभी और कुछ ज्ञान नहीं हुआ, यह नीला है, पीला है, काला है, कैसा है, कितना परिमाण है, क्या है क्या नहीं, अभी कुछ नहीं। हमने कुछ नहीं जाना है, हमने केवल यह जाना यह घट है। केवल इतना हमें ज्ञान हुआ। संयोग सन्निकर्ष के द्वारा केवल कितना ज्ञान हुआ? केवल द्रव्य का, यह घट, यह घड़ा रखा है, यह व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, यह वस्त्र यहाँ पर रखा है। ठीक है। तो यह क्या है? यह संयोग सन्निकर्ष के द्वारा हमें ज्ञान हुआ। ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं, संयोग हो गया। अब संयोग के बाद संयुक्त। देखिए, जब दो द्रव्य होते हैं, मान लीजिए यह एक द्रव्य है और दूसरा यह द्रव्य है, जब यह दोनों मिले तो दोनों क्या हो गए? संयुक्त हो गए ना। जैसे पिछले कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की थी, संयुक्त में त प्रत्यय लगा। जैसे विवाह एक संबंध है,
विवाह संबंध होने के बाद दो व्यक्तियों में विवाह होता है, ठीक है, वह दोनों क्या कहलाते हैं? विवाह होने के बाद दोनों क्या कहलाते हैं? विवाहित। तब प्रत्यय हो गया ना, अर्थात वह कार्य हो गया। संबंध होने के बाद तब प्रत्यय हो जाता है, तब प्रत्यय भूतकाल अर्थ में होता है, अर्थात विवाह हुआ था, इसलिए दोनों क्या हैं? विवाहित हैं। वैसे ही संयोग जब होता है तो संयोग होने के बाद दोनों क्या हो जाते हैं? संयुक्त हो जाते हैं। दो द्रव्य, जैसे चक्षुरिंद्रिय घट के पास गई और घट से उसने संयोग किया, तो उसने जाना कि हाँ यह घट है, और घट को जानने के बाद दोनों क्या हो गए? चक्षुरिंद्रिय और जो घट है दोनों संयुक्त हो गए। अब संयुक्त होने के पश्चात फिर आगे कार्य हो गए, जैसे विवाह। दोनों वर और कन्या, वर ने कन्या को देखा अपनी पत्नी के रूप में, कन्या ने वर को देखा अपने पति के रूप में, विवाह हुआ। अब विवाह के पश्चात फिर अनेक कार्य, संतान उत्पत्ति इत्यादि जो भी कार्य है विवाह से संबंधित जो धर्म है वह फिर आगे होते हैं। विवाह के समय वह नहीं होते हैं, विवाह संबंध होते समय वह सब कार्य नहीं होते हैं। तो विवाह संबंध हुआ केवल, वह पत्नी बनी और वह पति बना, केवल इतना। वैसे ही संयोग एक संबंध है। संयोग होते समय दोनों ने जाना, इंद्रिय ने जाना घट को कि यह घट है, केवल इतना। और घट को जानने के बाद दोनों क्या हो गए? संयुक्त हो गए। संयोग होने के बाद दोनों द्रव्य क्या हो गए? संयुक्त हो गए। चक्षुरिंद्रिय घट से क्या हो गया? संयुक्त हो गया। ठीक है, इतना स्पष्ट है? आगे चलते हैं। अब जब घट है, देखिए, अब जब यह जो चक्षुंद्रिय, पहले हम सामान्य रूप से समझ ही लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं घट की में है क्या क्या, घट में क्या क्या है। तो घट है, सबसे पहले देखते हैं क्या है। घट है, घट में समवाय संबंध से विद्यमान है उसका गुण रूप। किस संबंध से विद्यमान है? समवाय संबंध से। उस रूप में समवाय संबंध से विद्यमान है रूपत्व। ठीक, क्यों? क्योंकि घट द्रव्य है और रूप उसका गुण है। गुण गुणी में कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध। गुण गुणी में कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध। रूप है, रूप रूपत्व उसकी जाति है, तो जाति व्यक्ति में समवाय संबंध। ठीक है, तो घट में समवाय संबंध से रूप, रूप में समवाय संबंध से रूपत्व। ठीक, अब देखिए चक्षुरिंद्रिय घट से संयोग किया, ठीक है, तो संयोग संबंध, कौन सा संबंध हुआ? संयोग। तो घट के प्रत्यक्ष में कौन सा संबंध होगा? संयोग संबंध। ठीक, अब घट से, अब देखिए, रूप तक जाने के लिए चक्षुरिंद्रिय को क्या करना पड़ेगा? पहले घट से संयोग करना पड़ेगा। बिना घट के पास गए वह रूप, रूप को जान सकता है क्या? जो घट के अंदर है, कमरे के अंदर जो जो वस्तु रखी हुई है उसके लिए हमें कमरे के पास तो जाना होगा ना, दरवाजे को खोलना होगा, तब ना हम उसके अंदर जो है उसको जान पाएंगे। तो घट के अंदर जो विद्यमान है रूप, उसको जानने के लिए पहले हमें घट के पास जाना पड़ेगा। तो घट को हम जान गए, अब आगे हम रूप पर जाते हैं, उसके गुण पर। ठीक, तो अब रूप को जानने के लिए पहले हमें घट से संबंध बनाना पड़ेगा। तो घट से हमारा संबंध क्या है? संयोग संबंध के द्वारा हम घट से क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। घट से हम क्या हुए? संयुक्त हुए। ठीक, हमारी बात स्पष्ट आ रही है सबके पास? जी गुरु जी। हाँ ठीक, कोई समस्या होगी, कोई भी प्रश्न होगा तो तुरंत आप लोग पूछिएगा।
ठीक है, लास्ट में नहीं पूछना है। यहाँ पर कोई भी समस्या हो तो तुरंत पूछिए। चलिए, क्योंकि अभ्यास कक्षा है, तो अभ्यास में बीच में जहां भी आपको समस्या हो तुरंत आप पूछिए। देखिए, तो घट से उसका संयोग हुआ। अब संयोग होने के बाद अब रूप के पास जाना है ना, तो घट से उसका संबंध हो गया। जैसे विवाह होने के पश्चात दोनों क्या हो गए, विवाहित हो गए। अब घट से संयोग संबंध होने के बाद घट और रूप, घट और चक्षुरेंद्रिय क्या हो गया, संयुक्त हो गया। चक्षुरेंद्रिय और घट दोनों क्या हो गए, दोनों संयुक्त हो गए। अब रूप के पास जाएगा चक्षुरेंद्रिय, तो रूप जो है वह रूप किस संबंध से है, घट में समवाय संबंध से। अब जब दोनों क्या हो गए, संयुक्त हो गए, तो रूप से वो उसका कौन सा संबंध होगा, समवाय संबंध होगा चक्षुरेंद्रिय का। तो रूप का प्रत्यक्ष जो है वह संयुक्त समवाय संबंध से होगा। ठीक, रूप का संबंध, रूप का प्रत्यक्ष किस संबंध से, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से। कितना स्पष्ट हुआ। अब आगे देखते हैं। जैसे विवाह दो के बीच में हुआ, विवाह होने के पश्चात दोनों क्या हो गए, विवाहित हो गए। संयोग दो के मध्य में हुआ, चक्षुरेंद्रिय और घट के मध्य में, संयोग होने के बाद दोनों क्या हो गए, संयुक्त हो गए। वैसे समवाय भी क्या होता है, संबंध होता है। समवाय क्या है, संबंध है। संबंधम द्विविधम, संबंध दो प्रकार का होता है, हम लोग तर्क भाषा पढ़ेंगे, संयोग और समवाय। तो संयोग होने के पश्चात जैसे दोनों क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, वैसे ही जो चक्षुरेंद्रिय है, चक्षुरेंद्रिय का संबंध रूप से क्या हुआ, समवाय संबंध हुआ। चक्षुरेंद्रिय का रूप से कौन सा संबंध हुआ, समवाय संबंध हुआ। तो चक्षुरेंद्रिय रूप के साथ क्या हो जाएगा, समवेत हो जाएगा। चक्षुरेंद्रिय रूप के साथ क्या होगा, समवेत। ठीक है, और घट के साथ संबंध होगा ही। चक्षुरेंद्रिय सीधे रूप के पास नहीं जा सकता है। ठीक है, यह क्रम है। अगर रूप के पास जाना है तो पहले घट के पास आएगा, रूपत्व के पास जाना है तो पहले घट के पास आएगा, फिर घट के बाद रूप से उसका संबंध होगा, रूप से संबंध होने के बाद तब रूपत्व के पास उसकी प्रवृत्ति होगी। ठीक, तो अब रूप तक हम लोग पहुंच गए हैं। घट से संयोग संबंध हुआ, संयोग संबंध के द्वारा घट का ज्ञान हुआ। अब रूप के पास जाना है तो पहले घट से वह संबंधित हो गया, संयुक्त हो गया, फिर रूप किस संबंध से है, समवाय संबंध से। तो रूप का प्रत्यक्ष किस संबंध, किस सन्निकर्ष से होगा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से। अब रूप से वह क्या हो गया, चक्षुरेंद्रिय समवेत हो गया। रूप से क्या हुआ, समवेत, और घट से संयुक्त है ही, तो संयुक्त समवेत क्या हुआ, संयुक्त समवेत। रूपत्व के पास जाना है ना, तो रूप से समवाय संबंध से, तो समवाय संबंध होने के बाद क्या हुआ, समवेत। विवाह होने के पश्चात दोनों विवाहित, संयोग होने के बाद दोनों संयुक्त, वैसे ही समवाय होने के बाद दोनों समवेत हो गए। अब रूप में रूपत्व किस संबंध से है, समवाय संबंध से। तो अब रूपत्व का ज्ञान कैसे होगा, समवाय संबंध इसमें जोड़ दीजिए, समवाय। अब देखिए, रूपत्व का ज्ञान प्रत्यक्ष किस संबंध से हुआ, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से। स्पष्ट है। चक्षुरेंद्रिय का घट से संयोग होता है, तो घट के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होगा, संयोग सन्निकर्ष। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, यहां से एक प्रश्न निश्चित ही आता है प्रत्येक परीक्षाओं में, बहुत इंपॉर्टेंट विषय चल रहा है ये। तो घट से चक्षुरेंद्रिय का संयोग हुआ, तो घट का प्रत्यक्ष किस सन्निकर्ष से हुआ, संयोग सन्निकर्ष से। अब घट से संयोग सन्निकर्ष होने के बाद चक्षुरेंद्रिय और घट दोनों क्या हो गए, संयुक्त हो गए। संयुक्त होने के बाद अब रूप के पास जाएंगे, तो रूप घट में विद्यमान है समवाय संबंध से, तो रूप का प्रत्यक्ष किसके द्वारा हो, कैसे होगा, संयुक्त समवाय संबंध से।
अब रूप में रूपत्व, अब हम रूपत्व के पास जाएंगे। अब रूपत्व के पास जाएंगे, तो रूपत्व के पास जब जाएंगे तो रूपत्व रूप में विद्यमान है समवाय संबंध से। रूप के साथ समवाय संबंध से होने के बाद दोनों क्या हो गए, समवेत हो गए। तो रूप तक आने के लिए हमें संयुक्त समवेत और रूपत्व विद्यमान है रूप में समवाय संबंध से, तो समवाय इसमें हम जोड़ देंगे। तो रूपत्व का प्रत्यक्ष किस संबंध से होगा, किस सन्निकर्ष से, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से। ठीक, इतना स्पष्ट है। स्क्रीन सबको स्पष्ट दिख रहा है ना? प्रश्न है? जी, स्क्रीन में कोई समस्या तो नहीं है, शब्द स्पष्ट है? नो सर। सर आवाज जा रही मेरी? जी जी। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे जब घट का संयोग होता है चक्षु से, या चक्षु का संयोग होता है घट से, तो संयोग होने हाँ से हमें घट का ज्ञान होता है। फिर जब संयुक्त जी मतलब होता है दोनों में, मतलब संयुक्त हो जाता है, तो जब जी। उसके घट के मतलब घट का रूप का ज्ञान होता है तो संयुक्त समवाय हो जाता है। तो ये जो समवेत संबंध है, जो तीसरा, जैसे इसको अलग अलग करके पढ़े तो संयोग हुआ, फिर संयुक्त हुआ, तो जब तीसरे में हाँ समवेत आता है तो ये समवेत किस हाँ। प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? जैसे संयोग होता है तो उसमें जो है हम्म पहले रूप आदि का ज्ञान हो जाता है घट से, जैसे हम्म उसमें सविकल्पक हम्म निर्विकल्पक दोनों प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो वैसे सर हम्म। मतलब मेरा तात्पर्य है कि समवाय किस प्रकार का संबंध होता है? हाँ, समवाय संबंध के बारे में हमने जब समवायी कारण असमवायी कारण बताए थे, तो समवाय संबंध को हमने बताया था। जैसे पट और तंतु में, धागे और कपड़े में जैसे संबंध होता है, तो कपड़े से अगर धागे को हटा लिया जाए तो क्या कपड़ा रहेगा? कपड़ा भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है। जब आयुत सिद्ध होते हैं, आयुत सिद्ध मतलब कि बिना जोड़े के दोनों सिद्ध ही नहीं हो पाए, बिना धागे के कपड़े की सिद्धि नहीं हो सकती है। ठीक है। कपड़े की सिद्धि धागे के साथ ही होगी, धागे से अलग होकर के नहीं होगी। बिना मिट्टी के घट की सिद्धि नहीं हो सकती है, मिट्टी के साथ ही घट का निर्माण हो सकता है। तो दोनों में समवाय संबंध होगा। रूप कभी बिना किसी द्रव्य के हो सकता है क्या? और रूप के लिए, रूप मतलब क्या समझ रहे हैं? रूप काला नीला पीला, ये सब क्या है? यह रूप है। ठीक है। नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात, रूप 6 प्रकार के होते हैं, तर्क संग्रह में पीछे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो नील पीत जी रक्त सर। हरित नीला पीला हरा नीला, ये सब क्या है? रूप है। तो यह क्या बिल्कुल आकाश में हो सकता है क्या नीला पीला हरा गुलाबी इत्यादि? उसके लिए कोई द्रव्य चाहिए ना। ठीक है। उसके लिए कोई द्रव्य चाहिए। और रूप किस में जी होता है? सर स्पष्ट हो गया, वो जो मतलब यहाँ पर हाँ भी वही संबंध होगा जो समवायी असमवायी और जो मतलब कारण थे 3 प्रकार के, वही हाँ संबंध यहाँ पर भी होगा। हाँ। एक बात देखिए, जब हम जिससे संबंध बनाते हैं तो उससे संबंधित जो व्यक्ति है वह भी हमारा वैसा, जैसे हमारी मित्रता हुई। ठीक है। तो मित्रता होने के बाद हम दोनों मित्र हो गए, तो हमारे मित्र के जो माता पिता हैं उनको भी हम क्या बुलाते हैं? मम्मी पापा बुलाते हैं। उसी संबंध से उस मित्र का भाई भी हमारा भाई कहलाता है, उस मित्र की बहन हमारी बहन कहलाती है। ठीक है। तो वो संबंध हमारे अपने आप हो जाते हैं। ठीक। जैसे विवाह होता है, तो विवाह होने के पश्चात पति पत्नी दोनों के जो संबंध होते हैं वो दोनों पे आरोपित होते हैं, उनके माता पिता और पत्नी के माता पिता उनके माता पिता। तो घट से संयुक्त हो गया जब चक्षुर इंद्रिय, तो घट से संबंध है रूप का समवाय संबंध। तो चक्षुरिंद्रिय का भी समवाय संबंध से ही इसके पास आएगा। चक्षुरिंद्रिय जो है रूप के पास किसी अन्य संबंध से नहीं जाएगा, चक्षुरिंद्रिय रूप के पास समवाय संबंध से ही जाएगा। अब रूप के साथ वह समवेत हो गया, रूप के साथ क्या हो गया? समवेत, संयुक्त समवेत हो गया। अब रूप में रूपत्व है समवाय संबंध से, तो रूपत्व के पास भी समवाय संबंध से ही बह जाएगा, किसी अन्य संबंध से नहीं। ठीक, स्पष्ट है? कोई प्रश्न इसमें किसी को? जी सर गुरुजी। स्पष्ट हो गया। तो सर यहाँ जी पे जो संवेद संबंध हो रहा है वही वाला संबंध है जो वो हम पढ़े थे पहले। बिल्कुल, जो समवाय संबंध आपने पढ़ा है वही समवाय संबंध है।
हाँ जी अनंत गुरुजी जी। जी गुरुजी इसमें जो संयोग सन्निकर्ष है, तो क्या सिर्फ हाँ, चक्षु के साथ में ही संभव है अथवा रसना या श्रोत्र इनसे भी संभव है? क्योंकि सबके साथ होता यदि है, ये तो केवल उदाहरण दिए हैं। तो ये जो 6 प्रकार के कहे गए हैं कि प्रत्यक्ष के मतलब हाँ, घ्राणज, रसन, चक्षु तो सभी के साथ में हो सकता है। वो सबके साथ हो अन्य में सकता यदि है। संभव जैसे तो थोड़ा सा उदाहरण में जो जैसे सामान्य ये हो सकता है कि जैसे किसी वस्तु का स्पर्श हुआ किसी द्रव्य का कि ये संयोग में जी आएगा ऐसे? जी 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 ठीक। देखिए जैसे हम लेते हैं, रसना को लेते हैं, ठीक है। रसने पर हम रखते हैं एक रसगुल्ला, ठीक है। रसना को हम, रसना पर अपने जिह्वा पर क्या रखते हैं, एक रसगुल्ला रखते हैं, ठीक है, गुलाब जामुन। तो वह जो गुलाब जामुन है, उससे उसका संयोग हुआ रसन इंद्रिय का। अब संयोग होने के पश्चात उसमें जो गुण है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त इत्यादि, तो उसमें मधुर है, ठीक है। रसगुल्ले में कौन सा क्या है, उसमें मधुर है। तो रसगुल्ले का प्रत्यक्ष किससे हुआ, संयोग सन्निकर्ष से। उस रसगुल्ले में जो गुण है मधुर, वह उसका सन्निकर्ष किससे होगा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से। उस मधुर में समवाय संबंध से रहने वाला जो मधुरत्व है, उस मधुरत्व का प्रत्यक्ष किससे होगा, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से। ठीक, अभी स्पष्ट है। जी जी, और कोई प्रश्न इतने में किसी का है भी, आगे बढ़े। चलिए चलिए, इतना स्पष्ट हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब देखिए, हम पंक्ति देखते हैं। पंक्ति में बस वही लिखा हुआ है जो हमने अभी चर्चा की है। तो चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष। चक्षु के द्वारा घट के प्रत्यक्ष के ज्ञान में कौन सा सन्निकर्ष होता है, संयोग सन्निकर्ष। और घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। घट रूप के, घट में रहने वाला जो रूप है, नीला, पीला, हरा इत्यादि, इसके प्रत्यक्ष के जनन में, इसके प्रत्यक्ष ज्ञान में कौन सा सन्निकर्ष होता है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। क्यों, चक्षु संयुक्ते घटे, देखिए हमने जो भी सामान्य रूप से बताया है आपको, चक्षु संयुक्ते घटे, चक्षु पहले घट से क्या होता है, संयुक्त होता है। चक्षु पहले घट से क्या हुआ, संयुक्त होता है। और जब चक्षु घट से संयुक्त हो गया तो रूपस्य समवायात, रूप घट में समवाय संबंध से होता है। तो चक्षु, चक्षु संयुक्त हुआ घट से, और घट में रूप है समवाय संबंध से। तो घट रूप, घट में रहने वाला जो रूप है उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा, तो संयुक्त समवाय संबंध से। आगे एक पंक्ति हम देखते हैं। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष, रूपत्व जो सामान्य है उसके प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होता है, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। उसके प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है। कैसे, चक्षु संयुक्ते घटे। अब देखिए, वही हम बता रहे क्रम से, पहले जो चक्षुरिंद्रिय वो घट के पास जाएगा, घट से संयोग संबंध करेगा, संयुक्त हो जाएगा। और रूपम समवेतम, फिर रूप के पास जाएगा, समवाय संबंध से रूप से क्या हुआ, समवेत हुआ। रूप के पास समवाय संबंध से गया, रूप से क्या हुआ, समवेत हो गया। घट से संयुक्त हुआ और रूप से समवेत हो गया, तो संयुक्त समवेत इतने तक पहुंच गए। और रूप में रूपत्व समवायात, रूपत्व समवाय संबंध से होता है। तत्र अर्थात रूप में रूपत्व क्या होता है, समवाय संबंध से होता है। तो चक्षु से संयुक्त हुआ, रूप से समवेत हुआ, और रूपत्व समवाय संबंध से विद्यमान है। इसलिए संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से हमें
रूपत्व का ज्ञान होता है। रूपत्व जो सामान्य है उसका ज्ञान हमें संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से होता है। ठीक है, कितना स्पष्ट है सबको? जी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्र के द्वारा शब्द साक्षात्कार में समवाय सन्निकर्ष होता है। अब प्रश्न हुआ कि जब इंद्रियां हैं, इंद्रियों का उनके अर्थ के साथ जो हम प्रत्यक्ष कर रहे थे वो संयोग सन्निकर्ष से कर रहे थे। जैसे हमने रसना का उदाहरण दिया, अभी चक्षु का जो उदाहरण इसमें मूल तर्क संग्रह में दिया हुआ है। तो यह जो श्रोत्रेंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय का जो अर्थ शब्द है उसके सन्निकर्ष में यह समवाय सन्निकर्ष कैसे हो गया उसके प्रत्यक्ष में, यह प्रश्न है। तो देखिए, जो शब्द होता है, शब्द और आकाश, चलिए पंक्ति से ही हम समझते हैं इसको। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्र के द्वारा शब्द के साक्षात्कार में कौन सा सन्निकर्ष होता है? समवाय सन्निकर्ष। कैसे होता है आगे बता रहे हैं। कर्ण विवरवर्ती आकाशस्य श्रोत्रत्वात्। श्रोत्रेंद्रिय होता क्या है? जो कर्ण विवरवर्ती आकाश है, कान में जो खाली जगह है वो क्या है? कर्ण विवर। कर्ण विवर माने कान में जो छेद है, जो खाली है, उस वह क्या है? आकाश है ना। आकाश हमने बताया था, स्पेस, जो खाली जगह है वह सब आकाश है। कमरे के अंदर आकाश है। आकाश जो ऊपर दिखता है वही आकाश नहीं है। जहां भी खाली जगह है, हमारे मुंह के अंदर खाली जगह है आकाश है, पेट के अंदर खाली जगह है आकाश है, कमरे के अंदर खाली जगह है आकाश है, घट के अंदर खाली जगह है घटाकाश है। ठीक है, जहां भी खाली जगह है वह आकाश है। तो कर्ण विवर जो कान का छेद है उसमें जो आकाश है वही क्या है? वही श्रोत्र है, हमारा श्रोत्रेंद्रिय है। अगर इसको बंद कर दिया जाए, कान के छेद को, तो क्या हमें शब्द सुनाई देगा? क्या नहीं सुनाई देगा। जब बहुत शोर होता है तो हम क्या करते हैं? कान को बंद कर लेते हैं। कान को बंद करने पर आवाज हमें सुनाई नहीं देती है, क्योंकि जो कर्ण में रहने वाला जो आकाश है उसे ही हम श्रोत्र कहते हैं। ठीक। और जो आकाश है, आकाश और शब्द में कौन सा संबंध है? समवाय संबंध है। शब्दस्य आकाशाद गुणत्वात्। जो शब्द है वह आकाश का गुण है। शब्द क्या है? आकाश का गुण है। ठीक है। शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का ये लक्षण में ही हम लोगों ने पढ़ा है, शब्द गुणकम आकाशम। शब्द गुण वाला जो है वह आकाश कहलाता है। और गुण गुणिनोश्च समवायात, आगे पढ़ेंगे। गुण और गुणी में कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध होता है गुण और गुणी में। तो आकाश है गुणी, शब्द है उसका गुण। तो आकाश ही जो श्रोत्र में जो हमारे कान के अंदर जो खाली जगह है वही श्रोत्रेंद्रिय है हमारा। तो उसका गुण, और आकाश का गुण है शब्द। तो जो शब्द का साक्षात्कार होगा वह किस संबंध से होगा? समवाय संबंध से। अभी स्पष्ट है? शब्द का साक्षात्कार किस संबंध से होगा? समवाय संबंध से। ठीक है। तो शब्द का साक्षात्कार श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जो होगा वह किस संबंध से होगा? समवाय संबंध से होगा। अब शब्द में जो शब्दत्व जाति है वह समवाय संबंध से होगी। तो शब्दत्व के पास जाने के लिए देखिए, ये है शब्द। शब्द का प्रत्यक्ष समवाय संबंध से, शब्द का प्रत्यक्ष समवाय संबंध से। अब शब्द में शब्दत्व रहता है
समवाय संबंध से। ठीक है, तो अब शब्दत्व के पास जाने के लिए सबसे पहले किसके पास जाना होगा? शब्द से संबंध बनाना होगा। शब्द का प्रत्यक्ष समवाय संबंध से होता है, यह स्पष्ट है। अब शब्द में समवाय संबंध से रहने वाला जो शब्दत्व है, उस शब्दत्व के पास हमें जाना है। तो सबसे पहले हमें शब्द से संबंध बनाना पड़ेगा। शब्द से कौन सा संबंध होता है हमारा? श्रोतेंद्रिय का समवाय संबंध। तो शब्द से पहले वह जो श्रोतेंद्रिय है वह समवेत होगी। क्या? समवेत। संबंध के बाद, समवाय संबंध के बाद समवेत हो गया। अब शब्दत्व शब्द में किस संबंध से है? समवाय संबंध से। शब्दत्व शब्द में किस संबंध से है? समवाय संबंध से। तो शब्दत्व का प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष हेतु होगा? समवेत समवाय सन्निकर्ष। अभी स्पष्ट है? शब्द और शब्दत्व का के प्रत्यक्ष में शब्द जी। का शब्द का प्रत्यक्ष हमें समवाय संबंध से होगा, समवाय सन्निकर्ष उसमें हेतु होगा। शब्दत्व का प्रत्यक्ष हमें किस संबंध से होगा? समवेत समवाय संबंध से। शब्दत्व के साक्षात्कार में कौन सा हेतु होगा? सन्निकर्ष। तो समवेत समवाय सन्निकर्ष। ठीक, आज इतना ही रखते हैं। विशेषण विशेष स्वभाव हम कल अगली कक्षा जब भी पुनरावृत्ति कक्षा होगी उसमें पढ़ेंगे। अभी आज की कक्षा में जो 5 सन्निकर्ष हमने पढ़े, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय, इन 5 में कोई अभी यदि प्रश्न हो, कोई शंका हो तो भी आप पूछ सकते हैं। हमने समझाने का प्रयास किया है, संभवतः समझ में आया होगा। कोई प्रश्न है किसी का? गुरु जी, इसमें जैसे जी, शब्द का संयोग होगा अथवा सीधे इसमें आ जाएंगे, शब्द प्रत्यक्ष का जो शब्द समवाय सन्निकर्ष में पहले संयोग फिर उसके बाद सीधे समवाय संबंध। नहीं, वही तो हमने बताया ना कि जो संयोग होता है, हमने पहले बताया कि जो संयोग संबंध होता है वो 2 द्रव्यों के बीच में होता है। संयोग संबंध किसमें होता है? 2 अलग अलग द्रव्यों के बीच में होता है। और शब्द क्या है? शब्द द्रव्य नहीं, शब्द गुण है। 24 गुण में शब्द भी एक पढ़ा गया है ना। जी। ठीक है, 24 गुण में इंद्रियां नहीं पढ़ी गई हैं। 24 गुण में क्या पढ़ा गया है? शब्द को पढ़ा गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये गुण है। तो गुण से कभी संबंध नहीं होता है, गुण से कभी हमारा संयोग संयोग कभी नहीं होता है गुण से। ठीक है, गुण हमेशा समवाय संबंध से ही उसका प्रत्यक्ष हम करेंगे। जब भी गुण का जब भी हम प्रयोग करेंगे समवाय संबंध से, गुण के साथ कभी संयोग नहीं होता है। संयोग हमेशा 2 द्रव्यों में होता है, गुण के साथ संयोग नहीं होता है। ठीक है, तो शब्द क्या है? गुण है। तो गुण का सन्निकर्ष जो होगा वो समवाय संबंध से होगा। गुण का प्रत्यक्ष समवाय संबंध से। जैसे हम चक्षु के द्वारा देख रहे थे, घट में रहने वाला जो रूप है उसका संबंध किससे हो रहा था? समवाय संबंध से। ठीक है, तो शब्द के प्रत्यक्ष में सीधे सीधे समवाय सन्निकर्ष होगा शब्द के साक्षात्कार में। और शब्द में समवाय संबंध से विद्यमान है शब्दत्व, तो शब्दत्व के साक्षात्कार में संवेद समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, स्पष्ट है? और कोई प्रश्न? चलिए, तो हमने बताने का प्रयास किया है। यदि कोई शंका रह गई हो तो इस वीडियो सेव रहेगा, इस वीडियो को 1-2 बार और देख लेंगे तो यह बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा। अब इससे सरल और नहीं बताया जा सकता है। बहुत ही सरलता से हमने बताने का प्रयास किया है। इसको 1 बार 2 बार और देख लेंगे तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है यह, जो षड्विध सन्निकर्ष है और जो अनुमान और हेत्वाभास है। षड्विध सन्निकर्ष, अनुमान और हेत्वाभास, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके न्याय दर्शन के। तो बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। ठीक, तो कोई प्रश्न हो तो कक्षा को हम यहीं पर पूर्ण करें। चलिए ठीक, फिर कक्षा को हम यही पूर्ण करते हैं।